नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। विकास दुबे की आज गिरफ्तारी हुई। 4 बजे शाम में उज्जैन के जिला कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। 1 घंटे का वक्त रह गया है। इसी बीच उज्जैन में शराब कारोबारी से जुड़े विकास दुबे के तार पर भी जांच चल रही है। उज्जैन के नानझीरी क्षेत्र से एक शराब कारोबारी को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ चल रही है। वो मूल रूप से चित्रकूट का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि इसी कारोबारी के घर पर ठहरा था विकास दुबे जब वो पहुंचा था यहां पर उज्जैन, और अब उससे पूछताछ चल रही है कि आखिर क्या लिंक है, किस तरह से उसने मदद की है। विकास दुबे की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब विकास की गिरफ्तारी हुई, जब वो चीख चीख कर सभी को बता रहा था वहां मौजूद लोगों को कि वो ही विकास दुबे है, कानपुर वाला विकास दुबे है। हालांकि विकास की गिरफ्तारी के साथ ही आज 4 और लोगों को पुलिस ने वहां पकड़ा, उनसे पूछताछ की, जिसमें 2 वकील भी जो कि लखनऊ के, उनमें एक वकील मनोज यादव जिनसे बात की हमने, और उन्होंने साफ कहा कि अब उज्जैन पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने उज्जैन पुलिस को बता दिया है कि आखिर वो वहां पर मौजूद क्यों, और उज्जैन पुलिस भी उनके जवाब से संतुष्ट है। 2 और लोगों से पूछताछ चल रही है। और विकास दुबे पर ही यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कहते हैं, सुनिए। उन्होंने दावा किया कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कि एक मिसाल होगी। चूंकि ये कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, इसको लाने के लिए यहाँ से विवेचक जाएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाएगा। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन सभी अभियुक्तों को सजा न दिला दें। और जिस मंदिर में जब गिरफ्तारी होती है विकास दुबे की, उज्जैन के महाकाल मंदिर में, वहां पर मौजूद एक शख्स जिसने विकास को देखा, उसका क्या कहना है, सुनते हैं। बाहर एक जूता स्टैंड बना हैगा मंदिर का, तो आज वहाँ काउंटर लगने थे सामने, मैं वहाँ बैठा था सुबह। एक भाई साहब आए, बैग बोले भाई साहब मेरे को बैग रखना है ये, तो मैंने जूता स्टैंड जहाँ आपने जूता रखा वहाँ उसके ऊपर बैग रख दीजिए। वो बैग रख के गए। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है कि उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं, रोड शो बोलते हुए, ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से। इन्होंने उस पर नज़र रखी। वो मंदिर दर्शन करने गया। मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ, और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी लेगा उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। तो चलिए आपको सुनाते हैं विकास दुबे की मां का क्या कहना है उसकी गिरफ्तारी के बाद। पकड़े गए वहाँ मंदिर पे महाकाल की, क्या वो हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार हो, इतनी बड़ी सरकार है। तो इससे पहले भी विकास दुबे की मां ने यही कहा था कि अगर मेरा बेटा गुनहगार है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आरोप सीधे सीधे राजनेताओं पर लगाया कि राजनीति ने, सियासत ने ही विकास दुबे को अपराधी बनाया। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर अब जुबानी जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है, तेज हो गई है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय लल्लू ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कानपुर के प्रभारी थे नरोत्तम मिश्रा, दाल में काला है। सरकार क्या उन तमाम मंत्री, विधायक, पंचम तल के अधिकारी और जो बड़े अधिकारी जिनका नाम प्रकाश में आया है, क्या उनके खिलाफ जांच करेगी? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? निश्चित रूप से जिस तरह उस अपराधी का गठजोड़ है, इस बात को साबित करता है कि यूपी सरकार पूरी तरह गिरफ्तार करने में नाकाम हुई है। उसने स्वतः को कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र और सरकार में बैठे लोगों के
संलिप्तता के आधार पर, गठजोड़ के आधार पर अपने आप को सिलेंडर करने का काम किया है। सरकार हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में। पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है, क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। और इस वक्त श्याम तिवारी हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ मौजूद है। श्याम, एक आरोप लगाए जा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा का नाम लेकर कांग्रेस की ओर से कि जब वो प्रभारी थे चुनाव के दौरान और उस दौरान विकास दुबे का संपर्क शायद इनसे बना और इसलिए मदद पहुंची। वहां आप हैं, मौजूद हैं धरातल पर, क्या इस तरह का कनेक्शन कभी दिखा? आरोप लगाना आम बात है, आम बात है, लेकिन इसको प्रूव करना, इसको सिद्ध करना और इसको सिद्ध कर पाना बहुत ही कठिन होता है। आपको बता दें कि लगातार जो सियासी दल है उनके लोगों के ऊपर इससे संबंधों के आरोप लगते आए हैं, उनके फोटो वायरल होते आए हैं, लेकिन किसी भी सियासी दल के शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की कि उसके कभी किसी भी स्तर पर विकास दुबे से संबंध थे। लेकिन और ऐसा हमेशा होता है जब भी कोई अपराधी, जब तक वो फायदेमंद होता है तमाम राजनीतिक दल उससे फायदा उठाते हैं, और जब वो गले की हड्डी बन जाता है तो हर कोई अपना संबंध उससे छुटाता ही नजर आता है। कोई नहीं कहता कि हाँ इसके ताल्लुकात हमसे थे। ठीक है, इस मामले की जांच होगी, उम्मीद करते हैं कि इस पर भी कुछ बातें सामने आए, नाम सामने आए। लेकिन एक बड़ा आरोप यूपी पुलिस पर भी लगा है। महकमे में बड़ी संख्या में ऐसे पुलिसकर्मी जो विकास दुबे के सहयोगी के तौर पर काम कर रहे थे, वहां पर अलग अलग थानों में अब किस तरह की कार्रवाई हो रही है? चौबेपुर थाने में 55 नए कांस्टेबल भेजे गए, बाकी जगहों पर भी ऐसा कोई एक्शन हो रहा है क्या? बिल्कुल, घटना के बाद से ही लगातार ये शक गहरा रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस की मुखबिरी ने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिलाया है। कहीं ना कहीं जो कोई भेदिया है उसने इस बात की सूचना दी थी और ये बात पुख्ता भी हुई बाद में पुलिस की जांच में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम जो दूसरे थानों के लोग हैं वो जो पुलिस की रडार पर हैं, उनकी जांच किस तरीके से हो रही है। ऐसा तो नहीं कि विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद अब जो तमाम दूसरे पुलिस वाले हैं उनकी जो जाँच है उनको उसमें ढील दे दी जाए, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है। सियासी दल के लोग भी ये कहते आए हैं कि जो केवल चौबेपुर ही नहीं, चौबेपुर के आसपास के सिवली थाना है, शिवराजपुर थाना है और बिल्लौर थाना है, यहाँ के पुलिसकर्मी लगातार इसके संपर्क में रहते थे और तमाम छोटे बड़े जो काम है वो विकास दुबे के लिए कर दिया करते थे और विकास दुबे इनके एवज में इनको ओबलाइज किया करता था। तो ये जो आरोप हैं, और जो आईजी से हमारी आईजी कानपुर से बात हुई, उनका ये कहना है कि जो तीनों थाने हैं उसके सभी पुलिसकर्मी उनके सर्विलांस में हैं। श्याम बने रहे आप, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विकास की 6 दिनों की हिस्ट्री खंगालेगी मध्य प्रदेश की पुलिस की। इन 6 दिनों में विकास कहां गया, किस किस के संपर्क में रहा और कहां उसने शरण ली है, इन तमाम सवालों का जवाब मध्य प्रदेश पुलिस भी अब तलाशेगी। मध्य प्रदेश पुलिस नहीं करेगी विकास को गिरफ्तार, यूपी पुलिस को हैंडओवर करेगी मध्य प्रदेश पुलिस, और साथ ही इन सवालों का जवाब भी तलाशेगी। और इस वक्त खासकर उज्जैन में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। उज्जैन में कहां वो जा सकता है, कहां ठहरा होगा, तमाम सवालों के जवाब इस वक्त मध्य प्रदेश की पुलिस हासिल कर रही है। एक शराब कारोबारी को भी पकड़ा गया है, उससे भी पूछताछ चल रही है और उस कारोबारी के घर पर ठहरा था विकास, ऐसी खबर आ रही है, जिसके बाद उससे पूछताछ हो रही है। चित्रकूट का वो बताया जा रहा है शराब कारोबारी, और कारोबार के सिलसिले में ही दोनों के संबंध मजबूत हुए हैं, ऐसी भी बात सामने आ रही है। तो मध्य प्रदेश में पिछले 6 दिनों से क्या कुछ हिस्ट्री रही है इसकी तलाश में अब मध्य प्रदेश की पुलिस लग चुकी है। यूपी पुलिस को हैंडओवर करेगी एमपी पुलिस, और यूपी पुलिस यूपी का शूटर बालन शहडोल के पास से गिरफ्तार विकास दुबे से भी इसके संबंध हो सकते हैं, इसके तार जुड़े हो सकते हैं, ऐसी बात आ रही है। श्याम हमारे साथ मौजूद है। श्याम, एमपी पुलिस गिरफ्तारी नहीं दिखाएगी, सीधे यूपी पुलिस को हैंडओवर कर देगी? जी, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि एमपी पुलिस गिरफ्तारी न दिखा करके सीधे हैंडओवर कर देगी। तकनीकी चीज़ें हैं, अगर गिरफ्तारी दिखाती तो कहीं ना कहीं उसको कोर्ट में पेश किया जाता और इसके बाद ट्रांजिट रिमांड ली जाती। लेकिन आगे क्या तकनीकी चीज़ें होती हैं, टीमें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं, किस तरीके से उसको कानपुर में लाया जाएगा और उसके बाद
कोर्ट में पेश करके उसकी क्या रिमांड श्याम मांगी ये जाएगी। माने कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि तकनीकी काम में जो वक्त लगता है उस वक्त को बचाया जा सके और विकास को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश लाया जा सके? क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि 4 बजे वहां जिला अदालत में पेशी होनी है, 4 बजे पेशी के बाद भी 1.5-2 घंटे का वक्त उसे उत्तर प्रदेश लाने में हो जाता, फिर आज यूपी में उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। क्या इस वजह से यह बदलाव किया गया है? जी बिल्कुल, ये बदलाव इसीलिए किया गया होगा क्योंकि एक प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होता है कि कोई अपराधी का गिरफ्तार होता है और उसको दूसरे प्रदेश की पुलिस अगर लेने जाती है तो उसको वहां पर अदालत में पेश करना होता है। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड ली जाती है और तब वो पुलिस उसको लेकर के आती है और अपने यहाँ पर जहाँ पर उसने अपराध कारित किया होता है उस जिले की कोर्ट में उसको पेश किया जाता है और फिर अदालत डिसाइड करती है कि उसको रिमांड देना है या उसको जेल भेजना है, न्यायिक हिरासत में भेजना है। ये सब होता है पुलिस के दिए गए तर्कों के आधार पर। किस तरीके के तर्क होते हैं उसको जो माननीय मजिस्ट्रेट हैं उसको मानते हैं, अगर मान लेते हैं तो वो रिमांड दे देते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो उसको न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इस मामले में ही माना जा रहा है कि इतनी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ये चाहती है कि इसकी रिमांड हो, क्योंकि तमाम जो असलाहें हैं वो अभी बरामद नहीं हुए हैं। AK-47 अभी बरामद नहीं हो पाई है और तमाम जो इसके साथी हैं अभी लापता हैं। इसी सिलसिले में एक सवाल था श्याम आपसे, उस शख्स की बातें भी हमने सुनी जिसने सबसे पहले देखा था विकास दुबे को मंदिर परिसर के अंदर, और वो बता रहा है कि एक बैग भी उसके पास था जो बैग उसने रखा और फिर दर्शन के लिए गया। लेकिन जब विकास की गिरफ्तारी होती है, जो तस्वीरें हमारे सामने, उन तस्वीरों में कहीं पर भी वो बैग नहीं है। इस सिलसिले में कोई जानकारी आप तक पहुंची है क्या कि कोई बैग विकास के साथ बरामद की गई है या नहीं? देखिए, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से उसका यूपी में नेटवर्क था, मध्य प्रदेश में भी विकास का एक बड़ा नेटवर्क है और जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं उसके वहां पर भी मददगार है और उसको गिरफ्तार कराने में, इस तरीके से वहां पर पुलिस के पास तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी है और ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो वहां तक पहुंचे और इसके अलावा जो तमाम जो प्रोपेगेंडा है उसको सजाया जा सके, दिन के उजाले में उसकी गिरफ्तारी हो और जो पुलिस का गुस्सा है वो उसके ऊपर कहीं उतर न जाए। इसके चलते ये सब किया गया है और हो सकता है कि आसपास उसका कोई मददगार रहा हो जो उसका बैग लेकर के। सैकड़ों सवाल है, न सिर्फ इसके पृष्ठभूमि को लेकर बल्कि आज जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसे लेकर भी, और यही वजह है कि विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया जैसे ही इसकी गिरफ्तारी होती है, अखिलेश का ट्वीट आता है और उन्होंने सवाल उठाया कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो पकड़ा गया है। तो समाजवादी पार्टी से विकास दुबे के संबंधों पर भी अखिलेश यादव ने सफाई दी है, वो भी सुनते हैं। आपके कुछ सवाल हैं और ये भी कहा गया कि जो विकास है उसके संबंध पार्टी से भी रहे, ये सच है? समाजवादी पार्टी का सवाल सरकार से ये है कि जो सरकार झूठ फैला रही है, समाजवादी पार्टी चाहती है और मैं चाहता हूं कि कम से कम उसका CDR 5 साल का जारी कर दें, पूरा खुलासा हो जाएगा, जनता जान जाएगी कि आखिरकार किस पार्टी और किस नेता से उसके संबंध थे। उसकी पत्नी ने कहा, पत्नी की समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है ये साजिश करने वाली पार्टी है और उनके पास बहुत सारी विकेट ट्रिक्स हैं, किसको कैसे फंसाना है, किसको कैसे बदनाम करना है। जब सरकार खुद फंस गई, कम से कम सरकार ये बताए कि वहां पर जो घटना हुई है क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी वजह से ये घटना हो गई इतनी, और अगर उसके घर पे गए थे तो पुलिस ने क्यों तैयारी करके नहीं गई थी? आपके कुछ सवाल होंगे, बेसिक सवाल होंगे इस सरकार से, वो मैं जानना चाहता हूं, खासतौर से विकास दुबे को लेकर। हमारा यही सवाल है पार्टी का, आखिरकार कौन सी ताकतें थीं या कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर था कि पुलिस को बिना तैयारी के उसके घर पर जाना पड़ा। और दूसरा यह है कि जो संबंध दूसरे दलों से बताए जा रहे हैं, कम से कम सरकार उसका CDR जारी करे और सार्वजनिक करे, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये जाने और देखे कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति से किस पॉलिटिकल पार्टी के संबंध थे।
आपने लगातार सवाल अखिलेश यादव की ओर से उठाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं कि विकास यादव को आखिर कौन कौन मदद पहुंचा रहा था, ये बातें सामने आनी चाहिए। और सरकार पर गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने तो यहां तक कर दिया कि जो पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची थी 2 जुलाई की रात, वो भी किसी न किसी दबाव में थी। ये सवाल भी अखिलेश यादव उठा रहे हैं। इस वक्त श्याम हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद है। श्याम, अगर पॉलिटिकल सवालों की बात करें कि किस किस पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़ा था, बीजेपी की बात अगर अलग रख दे, जो कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी का फैलाया हुआ भ्रम है, लेकिन खुद विकास दुबे की मां कहती हैं, बार बार कह रही है कि वो तो बीएसपी में भी रहा 5 साल, वो तो समाजवादी पार्टी में भी रहा और वो बीजेपी में भी रहा। तो ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं सत्ता वाली जिससे दूर रहा हो। हर सरकार में इसकी अपनी पकड़ थी, अपना नेटवर्क था और ये अपना काम कराता था, मजबूती से कराता था। स्थानीय स्तर पर पुलिस की एक लंबी फौज है, 200 लोगों, अभी 200 पुलिसकर्मी हैं जो कि संदेह के घेरे में है और उनकी कॉल डिटेल देखी जा रही है कि वो उन्होंने किस तरीके से विकास को मदद पहुंचाई है। हम उम्मीद कितना करें कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसके सभी मददगार जो हैं वो सामने आ पाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और सियासत होती आरोप लगाने के लिए है कि जब कोई सत्ता पक्ष में होता है तो विपक्षी आरोप लगाते हैं और विपक्षी सत्ता पक्ष पे आरोप लगाते हैं। लेकिन देखना यह होगा, जितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है और इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, तो सबसे पहले प्राथमिकता सभी दलों की यही होनी चाहिए कि सारी जो अपनी राजनीति है उसको भूल करके सुनिश्चित करें कि इसको कठोर से कठोर सजा दी जाए, क्योंकि जो भी पुलिसकर्मी मारे गए हैं राजनीति ही तो नहीं भूलते, ये कोई भी मौका हो राजनीति नहीं भूलते। अगर राजनीति भूल जाते तो राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, ये मुद्दा बहुत पुराना है और अब तक खत्म हो गया होता, लेकिन लग नहीं रहा कि खत्म होने वाला है, आगे भी यूं ही चलता रहेगा। इस वक्त उस गार्ड की बात सुनाते हैं जिसने विकास दुबे को देखा। विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। और इस वक्त उज्जैन से विकास हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हमारे साथ। अब जी, उज्जैन से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये जानना चाहेंगे, जिस बैग की बात हो रही थी कि इसके पास था जब ये मंदिर परिसर के अंदर गया था, मंदिर का ही एक स्टाफ ने बताया, और उस बैग के साथ फरीदाबाद में भी देखा गया था विकास, जो दावे हो रहे थे। और उस बैग के बारे में जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आशंका है कि उस बैग में पुलिस से लूटी गई AK-47 हो सकती है। क्या ऐसी कोई बैग आज गिरफ्तारी के दौरान दिखी आपको? बिल्कुल, मैंने कहा जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपको बता दिया जाए कि एक बैग उसके पास उस वक्त भी मौजूद था जब मंदिर परिसर में वो दाखिल हुआ। उसने लॉकर हायर किया, उस लॉकर में वो बैग रखा, जो बैग कथित तौर पर माना जा रहा है कि वो बैकपैक उस वक्त भी मौजूद था जब फरीदाबाद में लास्ट लोकेशन उसका CCTV के तौर पर जाहिर हुआ था। तो वो बैग का जब खुलासा हुआ, उसमें बताया गया कि लॉकर में बैग रखा है, तो कुछ देर बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद में BDS की टीम पहुंची, उसके वहाँ से बैग निकाला गया। पड़ताल करने पर पता चला कि उसमें चाकू उसमें था, उसके साथ में कुछ उसके कपड़े भी थे। तो ये माना जा रहा है कि जो बदमाश है उसके वो हथियार लेकर चल ही रहा था। उसका जो शंका थी, उसका जो भय था, वो अभी भी बना हुआ था, भय व्याप्त था। इसी वजह से हथियार लगातार कैरी कर रहा था। और ये सबसे बड़ी चूक है, सबसे बड़ी बात यही है कि हथियार लेकर एक बदमाश 2 राज्यों में कई शहरों के बीच में घूमता रहता है और आसानी से उज्जैन पहुंच जाता है। उज्जैन उसे मुफीद शहर लगता है और अचानक से वहां पहुंचता है, मंदिर पहुंच जाता है, उसके बाद अपना आइडेंटिफिकेशन ऊपर करता है, बताता है कि मैं वही उत्तर प्रदेश कानपुर का विकास दुबे हूं जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है। तो ये जाहिर तौर पे मानिए कि किस प्रकार से वो अभी उसका दुस्साहस जो है वो बरकरार है। जी विकास, लेकिन उस सवाल का जवाब तो रह ही गया कि आखिर AK-47 इसके पास है भी या नहीं है तो इसने कहां रखा? उस बैग में नहीं जिस बैग में होने की आशंका जताई जा रही थी। एक चाकू लेकर ये घूम रहा था, चाकू और कुछ कपड़े उस बैग में मिले हैं। खैर, इस पर और आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल। खबर ये आ रही है मध्य प्रदेश से कि अब MP पुलिस इसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाएगी, सीधे UP पुलिस को ट्रांसफर करेगी, यानी कि UP पुलिस के खाते में इसकी गिरफ्तारी जाएगी। तो ये फैसला क्यों लिया गया?
जी, तकनीकी तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो आरोपी है वो फरार था और इसको गिरफ्तार करने के लिए चूंकि प्रकरण जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही दर्ज है, कानपुर में जो प्रकरण दर्ज है उसमें ही उसकी युक्त गिरफ्तारी होगी, लेकिन फरारी के दौरान आरोपी को बाहरी जगहों पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इसमें चुनौती टेक्निकल तौर पे जो आएगी, विधिक जो सलाहकार है, विधिक जो जानकार है, उनकी लगातार राय ली जा रही है। वो राय के अनुसार ही दोनों प्रदेश की पुलिस काम करेगी। किस थाने की पुलिस को या किस प्रदेश की पुलिस को। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी चीज, तारीफ करने की चीज वो देखने को मिल रही है कि दो प्रदेशों के पुलिस के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो भी तब जब यूपी की पुलिस वहां मौजूद नहीं थी। एमपी पुलिस ने गिरफ्तारी की लेकिन वो गिरफ्तारी दिखाएगी नहीं। ऐसा सहयोग दो स्टेट की पुलिस के बीच अमूमन देखने को नहीं मिलता। तो इसकी वजह क्या है? एमपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के मुख्यमंत्री दोनों एक ही पार्टी से हैं, दोनों ने आपस में बातचीत भी की, इस वजह से, या फिर वक्त कम लगे उसे यूपी भेजने में, इस वजह से यह फैसला लिया जा रहा है। देखिए, मैंने बता दूं, शासन के तौर पे तो सीधा सीधा सहयोग है ही, लेकिन इसमें पुलिसिया तौर पे देखा जाए तो चूंकि पुलिस के लिए, मध्य प्रदेश की पुलिस की अगर बात किया तो तकनीकी तौर पे काम उन्हें भी बढ़ेगा। उन्हें अगर गिरफ्तारी लेना है तो उसके बाद कुछ समय रिमांड भी लेना पड़ेगा कि आखिर कहां पर उन्होंने फरारी काटी। जो मेरी जानकारी के अनुसार जो सूत्र बता रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी उज्जैन। जी विकास, आएंगे आपके पास। एक वक्त बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नई दिल्ली से बस में बैठकर उज्जैन पहुंचा था विकास। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नई दिल्ली से जयपुर कोटा होते हुए पहुंचा था उज्जैन, यानी कि राजस्थान भी जाता है बीच में। मध्य प्रदेश जाने से पहले राजस्थान होते हुए जाता है नई दिल्ली से, बहुत ही आसानी से। लेकिन सवाल यही बार बार उठ रहे हैं कि आखिर इन सब में इसकी मदद कौन कर रहा था। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, कभी वो ऑटो का इस्तेमाल करता है, कभी वो किसी की बाइक का इस्तेमाल करता है, कभी लिफ्ट लेता है, और नई दिल्ली से तो बस में पहुंचा था, जयपुर कोटा होते हुए उज्जैन पहुंचा था, और इतनी आसानी से, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह से जगह जगह गाड़ियों की मूवमेंट कम है और इसी को लेकर चेकिंग हर जगह चल रही है। फिर बस का इस्तेमाल, अब विकास हमारे साथ मौजूद है। विकास, बस का इस्तेमाल इसने किया ऐसी खबर आ रही है, क्या ये इस वजह से क्योंकि ज्यादातर पुलिस की नजर में प्राइवेट गाड़ियां थी, कार और बाइक पर नजर थी पुलिस की, और इस वजह से इसने बस का इस्तेमाल किया? विकास के पास चले उससे पहले ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आपसे भी वही सवाल रहेगा, खबर आ रही है कि बस से जयपुर कोटा होते हुए, यानी कि फरीदाबाद से ही अगर हम माने कि ये निकला था तो फरीदाबाद हरियाणा, उसके बाद ये नई दिल्ली पहुंचता है, नई दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश पहुंचता है, और इस तरीके से मध्य प्रदेश पहुंचता है बस के जरिए। पुलिस कारों को देखती रहती है, बाइक्स को देखती रहती है, लेकिन बस पर नजर नहीं जाती पुलिस की। क्या यह वजह है कि इसने बस का इस्तेमाल किया? ऋषभ को आवाज नहीं मिल रही है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी उज्जैन से हमारे साथ मौजूद है। विकास, ये बड़ी खबर आ रही है कि बस के जरिए पहुंचा था उज्जैन, आपके पास क्या अपडेट रही है? उसमें तमाम समय समय पर जगह जगह पर वाहन बदलने की जानकारी है। बस से पूरा सफर जयपुर से उज्जैन तक करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पब्लिक कन्वेंस फिलहाल बंद बताए जा रहे, बंद है, और ऐसे में अगर कोई एक सड़क पर एक ही वाहन या बड़ी बस दौड़ती है तो उसमें सवारी भी महज एक या दो ही होती है, तो कहीं ना कहीं वो शंका में आती है। ऐसी गलती सामान्य तौर पर विकास दुबे जैसा शार्प शूटर बदमाश, कुख्यात बदमाश नहीं कर सकता है, ऐसी जानकारी है। ये जरूर तय माना जा सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के दरमियान उसने बस का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर वाहन बदला, दूसरे वाहन से कुछ दूरी तय की। तो लेकिन ये तय है कि तो उसके जो मददगार थे वो पहले से प्लांटेड थे, वो तय कर रखा था, और वो पूरी स्क्रिप्टेड तैयार थी उनकी कि आखिर कहाँ तक दूरी तय करना है और किस वाहन से तय करना है। उसी स्क्रिप्टेड को उन्होंने पूरे तरीके से फॉलो किया, और यही वजह है कि वो सफल रहा। जो उसका अंजाम उसको देना था, जो उसकी थ्योरी थी, वो पूरी तरीके से उसमें सफल हुआ, सकुशल वो उज्जैन पहुंच गया। आप देखिए हैरत की बात कि उज्जैन के महाकाल थाने पर की पुलिस उससे गिरफ्तार करती है। तो विकास, क्या ये मुमकिन है, क्या यह मुमकिन है कि भागने के दौरान भी उसे कोई जानकारी दे रहा था कि कहां पर पुलिस की मुस्तैदी ज्यादा है, किस रास्ते से वो भागे और कब कब गाड़ियों को बदले कि वो बचकर पहुंच सकता है मध्य प्रदेश तक? बिल्कुल, जो रात की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन के दरमियान रात के वक्त में कर्फ्यू घोषित किया गया है पूरे देश भर में।
तो रात का जो वक्त है, चूंकि पूरे सड़कों पर खास तौर पे सख्ती बरती जाती है, तो उसने दिन का वक्त तय किया होगा। दिन के वक्त में खासकर वो भाग सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो वक्त ही उसने मुकर्रर किया होगा भागने के लिए, और पूरी तैयारी के साथ में रहा होगा। उसके पास पूरी जानकारी होगी कि आखिर किस वक्त किस रास्ते को तय करना है, कौन सा रूट उसे तय करना है, ये भी पहले से तय किया गया होगा। यही वजह है, मैंने जिस प्रकार से जिक्र किया कि आखिर उसका जो मंसूबे थे उसमें सफल हुआ। उज्जैन में उसे अपने आप को पकड़वाना था, इसलिए उसने पकड़वाने में उसे सफलता और ऐसी जगह पर पकड़ में आता है जहां पर उसे बहुत सारे लोग देख सके, सीसीटीवी कैमरे में उसकी गिरफ्तारी जो है वो दर्ज हो सके। ऋषभ हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आपके पास क्या अपडेट है? नई दिल्ली से बस के जरिए गया था, हालांकि विकास कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं कि वो एक ही बस से उसने इतनी लंबी दूरी तय की हो, इसके बीच बीच में भी उसने वाहन बदले होंगे। आपके पास क्या इनपुट? देखिए, हमारे जो एसटीएफ के सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक जो रिंग रोड नई दिल्ली में बताया जा रहा है, वहाँ से कुछ प्राइवेट बसेस चलती हैं उज्जैन के लिए। बताया जा रहा है उसने प्राइवेट बस से ही अपने सफ़र की शुरुआत की थी और वो पहले जयपुर गया है। अब उसने जयपुर में बस चेंज की है या नहीं की है, इस बात को तो भी सोर्स नहीं कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बस से निकलने की बात जरूर कही गई है। नई दिल्ली से वो जयपुर गया है, जयपुर से कोटा गया है, कोटा से फिर वो उज्जैन पहुंचा है और उसने ये सफ़र प्राइवेट बस से ही तय किया है। हाँ, हालांकि ये बात अभी भी कंफर्म नहीं है कि पहले प्राइवेट बस से निकला फिर जयपुर में उसने क्या रोडवेज बस का सहारा लिया, क्योंकि अभी भी जो एक फ्लॉ पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि कई जगह रोडवेज या जो प्राइवेट बसेज हैं शायद उनकी चेकिंग उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाई, शायद जिसका उसने फायदा उठाया। बिल्कुल, और ये सारे अभी जो थ्योरियां सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, ये साफ तब हो पाएंगी, पुख्ता तब हो पाएंगी जब पुलिस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए, तभी पुख्ता हो पाएंगी। लेकिन ऋषभ, इसी बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि एमपी पुलिस गिरफ्तारी नहीं दिखा रही है, यूपी पुलिस को सीधे हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो क्या हम ये माने कि अब जो वक्त था उसके उत्तर प्रदेश पहुंचने में, उस वक्त में 1.5-2 घंटे की और कटौती हो जाएगी, वो थोड़ी जल्दी से पहुंच जाएगा वहां यूपी? जुडिशियल प्रोसेस है, उससे आपको निजात मिल सकती है, क्योंकि वो कोर्ट का प्रोसेस है, आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर ट्रांजिट रिमांड और तमाम तरह की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर ये डेवलपमेंट हो जाता है कि नहीं वो लिखा पढ़ी में अपने यहाँ से गिरफ्तारी नहीं दिखाएंगे और सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप देते हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए थोड़ी सी आसानी होगी। हालांकि 24 घंटे के अंदर फिर उनको किसी सक्षम न्यायालय में पेश करना होगा, जो कानपुर का ही होगा, फिर वो कोर्ट में पेश करेंगे, फिर तय होगा कि जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट विकास दुबे को जेल भेजती है या अगर ये पुलिस कस्टडी रिमांड मांगते हैं तो वो रिमांड भी दे सकती है। रिमांड जब मिल जाती है, फिर आगे की ऋषभ, एक बड़ी खबर जो विकास ने दी बैग के बारे में, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर वो बैग कहां, जिसके बारे में ये आशंका जताई जा रही है कि उसमें AK-47 पुलिस से लूटी गई AK-47 हो सकती थी। हालांकि AK-47 लेकर इस तरीके से बस और ऑटो से ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अब जब वो बैग मिला है तो उसमें एक चाकू और कुछ कपड़े मिले हैं। पुलिस से लूटी गई AK-47 अब भी गायब है, पुलिस नहीं पहुंच पाई वहां तक। देखिए, ये बात भी सही है, कई बार प्रैक्टिकल दिक्कतें होती हैं कि आप AK-47 थोड़ा सा भारी वेपन भी होता है और बैग जैसा देखने में लग रहा है कि आप किसी भी डायरेक्शन से उसको देखेंगे तो उसकी जो बैरल है कहीं ना कहीं से थोड़ी सी पॉइंटेड बनी रहेगी या दूर से किसी को देखने में समझ में आ सकता है कि इसके अंदर कोई छोटा वेपन रखा हुआ है। हालांकि अब पुलिस का काम जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक भी पुलिस से लूटे गए 5 वेपन्स में से एक AK-47 और एक इंसास राइफल बरामद नहीं हो पाई है। अब अभी जो बैग बरामद हुआ है उज्जैन में, वहाँ बताया जा रहा है कुछ कपड़े और एक चाकू मिले हैं। तो अब पुलिस का टास्क ज़रूर बढ़ जाएगा कि हाँ, कि अब वो AK-47 उनको बरामद करनी पड़ेगी और एक इंसास राइफल पे को बरामद करनी पड़ेगी। तो मान के चलिए, अगर पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाता है विकास दुबे का, तब पुलिस जब उसको ग्रिल करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, तब शायद जो एविडेंस एक्ट होता है उसके तहत ये सारी चीज़ें बरामद करवाई जाएंगी। जो बने रहे हमारे साथ, और इस वक्त हमारे सहयोगी विकास भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि उज्जैन में क्या कुछ हो रहा है, क्या हलचल चल रही है और जो बड़ी खबर आ रही है। श्याम हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं। श्याम, इस वक्त कानपुर में क्या हलचल, क्योंकि अब उसे वहीं पर लाया जाएगा? जी बिल्कुल, कानपुर में लाया जाएगा। कानपुर के अधिकारी भी पूरी तरीके से तैयार हैं और वो तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से जब ये यहाँ पर पहुंचेगा और उसको कोर्ट में पेश किया जाए और आगे का प्रोसेस कैसे किया जाए, उसकी रणनीति करने के लिए अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई है और वो ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कस्टडी रिमांड ली जाए तो उस समय कौन कौन से पॉइंट न्यायालय के सामने रखे जाएंगे जिससे कि उनको इसकी PCR मिल जाए।
लेकिन दूसरी बात एक ये भी है कि जो विकास दुबे के जो दुश्मन है, या ये कहें विकास दुबे ने जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिन लोगों के परिवार के लोगों का कत्ल किया है, वो भी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा और क्या होता है विकास के साथ, क्या उन लोगों को न्याय मिल पाएगा। सीओ के परिवार से भी हमारी बात हुई, जो दिवंगत सीओ हैं, शहीद सीओ हैं, उनके परिवार से बात हुई, तो उनका भी अभी शक सुबह यही है कि जिस तरीके से विकास का इतिहास रहा है, वो तमाम वारदातों को अंजाम देने के बाद कभी बरी हो गया तो कभी न्यायालय की तमाम तकनीकी खामियों का फ़ायदा उठाते हुए, तकनीकी पेचों का फ़ायदा उठाते हुए वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से आगे बढ़ करके फ्री घूमता रहा है। तो देखना ये होगा कि पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि किस तरीके से वो टेक्निकल अब इस्तेमाल करती है तकनीकी चीज़ों का, कि विकास को सज़ा मिले, वो AK-47 को बरामद कर पाए, जो एक राइफल लापता है उसको बरामद कर पाए, और इसके अलावा तमाम वो जानकारी जुटा पाए कि विकास के दूसरे तमाम साथी कौन कौन हैं, जो नामजद लोग किए गए हैं उनमें कौन कौन से लोग विकास के साथ उस वक्त मौजूद थे, और किस तरीके से इनके ऊपर और शिकंजा कसा जा सकता है, किस तरीके से इनके बारे में और जानकारी भी। ठीक है, एक जो बड़ा सवाल आप भी उठा रहे हैं, ऋषभ से जान लेते हैं। ऋषभ, एक सवाल जो उठ रहा है अब, वो सवाल ये है कि क्या इंसाफ मिल पाएगा। शहीद सीओ के घर वाले इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि उनके सेंटिमेंट्स को हम समझ सकते हैं। उनकी चाहत ये थी कि इसका एनकाउंटर हो जाए और उन तमाम लोगों का एनकाउंटर हो जिसकी वजह से ये पूरा वाकया हुआ और 8 पुलिसकर्मियों की जान गई है। तो क्या ये इंसाफ हो पाएगा, इस पर कार्रवाई हो पाएगी तेजी से? तो महाकाल मंदिर के पीछे मिला विकास दुबे का बैग, इस वक्त की जो बड़ी खबर है। ऋषभ, आपके पास आएंगे, उससे पहले ये बड़ी खबर, विकास का बैग महाकाल मंदिर के पीछे मिला है। पुलिस ने बैग को जब्त कर लिया है। बैग में एक चाकू और कुछ कपड़े मिले हैं। हालांकि जिस AK-47 की तलाश, वो AK-47 इसमें नहीं था। और हमारे सहयोगी जैसा कि बता भी रहे हैं कि AK-47 इस तरह के बैग में लेकर चलना इतना आसान भी नहीं है। और विकास के बैग से चाकू और कुछ कपड़े मिले हैं, जो बैग उसने मंदिर में महाकाल के दर्शन से पहले रखा था, एक जगह पर रखा था, और बाद में उस बैग को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और बैग में एक चाकू और कुछ कपड़े। लेकिन चाकू लेकर क्यों चल रहा था ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो ऋषभ, चाकू और कपड़े मिले हैं, AK-47 इंसास अभी तक नहीं मिला। लेकिन अब सवाल यह है कि आज अगर पुलिस खाक छानती रही विकास दुबे की तलाश में, उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी किरकिरी हुई, तो उसके जिम्मेदार वो पुलिस वाले भी, वो खाकी वर्दी वाले भी जिन्होंने गद्दारी की, जो इसके साथ मिले हुए थे, क्या उनका पर्दाफाश हो सकेगा? क्या इंसाफ मिल सकेगा, उस तरह का इंसाफ जो शहीद के फैमिली वाले चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल मिल सकता है। जुडिशियल सिस्टम में हमें भरोसा ही करना होगा, इसके अलावा फिलहाल कोई चारा नहीं है, करना भी चाहिए। पुलिस के पास पूरा मौका है, जब सरकार ये चाह रही है, सिस्टम ये चाह रहा है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में एक प्रावधान है भी, जहाँ पर उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है। अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि सबूतों और गवाहों को इतनी मजबूती के साथ इकट्ठा किया जाए, जो 90 दिन माना जाता है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगे, कोर्ट में इसकी चार्जशीट लगाई जाए, मुकदमा जल्द से जल्द ट्रायल पे लाया जाए। और इसमें ज़्यादातर गवाह वो पुलिस वाले बनेंगे जो इस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे। तो जब खुद पुलिस वाले जो इस मुठभेड़ में शामिल थे घायल हुए, तो वो कोर्ट में आके गवाही देंगे। अभी उन लोगों को एक लंबे समय तक नौकरी करनी है, तो ये मान के चलिए अगर कोर्ट में वो फिर अपनी गवाही से मुकरेंगे नहीं। आमतौर पर ऐसे मामलों में यही होता है कि जब घटना होती है, चार्जशीट लग जाती है, लेकिन जैसे ही मुकदमा ट्रायल पे आता है, गवाही शुरू होती है, तो कोर्ट में गवाह मुकर जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ होती है। और ये चुनौती इस मामले में भी बनी हुई है, क्योंकि इसका रुतबा इतना और इसका नेटवर्क इतना तगड़ा कि अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी इसके खिलाफ एक मजबूत केस दायर करने में। और इस वक्त बड़ी खबर, विकास को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में रखा गया। ये खबर आ रही है कि विकास दुबे को इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में रखा गया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद से ही इसके लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। पीटीएस में विकास दुबे से पूछताछ हो रही है, सख्त पुलिस पहरे के बीच उसे वहां पर रखा गया है। पहले खबर आ रही थी कि 4 बजे जिला अदालत में पेशी होगी, लेकिन अब जिला अदालत में पेशी नहीं होगी, बल्कि एमपी पुलिस डायरेक्ट इसे हैंडओवर कर देगी यूपी पुलिस को। और इस वक्त विकास कहां, यह सवाल उस वक्त से लगातार बना हुआ था जब से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इस सवाल का जवाब आ गया है कि पीटीएस में इसे पुलिस की
सख्त निगरानी के बीच रखा गया है। एमपी पुलिस इससे लगातार पूछताछ भी कर रही है और साथ ही एमपी पुलिस पूरे उज्जैन में चप्पे चप्पे पर है और ये उन सवालों का जवाब तलाशने में जुटी हुई है कि कब ये उज्जैन में पहुंचा था और कहां ठहरा था, किन किन लोगों के संपर्क में आया था। इन्हीं खबरों के साथ यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरें जारी हैं, आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।